हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को। तो कैसे हो सभी? आई होप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे। तो फाइनली फर्स्ट वीडियो जो है आपका अल्फ़ा 22 यानी अल्फ़ा 22 बैच का पहला वीडियो जो है आपका अपलोड हो चुका होगा। तो जैसे कि हमने अनाउंसमेंट किया था कि अल्फ़ा 22 बैच में आप लोगों का कंप्लीट एनसीईआरटी फिजिक्स रहेगा और उसमें हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली पूरी बैच जो है हिंदी मीडियम के लिए होने वाली है, क्योंकि दिक्कत कहाँ फंसती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होती है। तो यार नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो और यार ये बैच को है ना प्लीज़ एंड प्लीज़ बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा है और सब्सक्राइबर भी बढ़े, मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। क्लियर है? तो चलो बैच के बारे में तो ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें अनाउंस कर दी हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 1। तो शायद बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे बिकॉज अगस्त के मंथ में हम आ चुके हैं। जून से तो सब लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई बच्चे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, जैसे ही 9th में प्रमोशन मिला तो मई मंथ में भी पढ़ना शुरू कर दिए होंगे शायद। अब फाइनली देखो बच्चों, सीरियस होने का टाइम आ चुका है बिकॉज अगस्त एंड हो चुका है, लगभग 8 to 7 डेज़ बचे हैं ओनली। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ओनली आपके पास 5 मंथ से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। रिमेनिंग फेब का महीना तो जो होता है आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन के लिए ही होता है, उसमें नया पढ़ने जैसा कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। ठीक है, पढ़ लो थोड़ा बहुत, बट ऐसा कोई नहीं कि 3-4 चैप्टर या 2-3 चैप्टर हम रखेंगे फेब में पढ़ेंगे, वो चीज़ गलत होती है बिकॉज रिविज़न का मंथ है वो। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, कौन कितना पढ़ेगा। क्लियर है? तो अब फाइनली देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने बैच शुरू किए। कंप्लीट हम जो है एक्सरसाइज करेंगे, कंप्लीट एग्जांपल्स करेंगे और थियरी डेरिवेशन जितने भी है चैप्टर में उससे, और थोड़ा फास्ट चलेंगे, थोड़ा सा मतलब अंदर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा मिस करने वाला हूँ ये सारे पूरे सेशन में, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है मेरे पास भी। 5 महीने अपने को चैप्टर्स भी इतने सारे पढ़ने हैं और स्टार्टिंग के 4 चैप्टर तो मतलब लंबे जो पढ़े होंगे उनको पता है। क्लियर है? और जो रिवीजन के लिए भी बैठे हो तो बैठ जाओ, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा पूरा 1 to 1। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 जो है अपना क्या है बच्चों? विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आवेश पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में भी, उसके बाद कुछ लेक्चर के बाद अपने पहुंचेंगे क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो चैप्टर 1 देखो इंटरेस्टिंग है, इसमें से जिसका रिटर्न पेपर होता है और 50 MCQ, जैसे मैं गुजरात बोर्ड की ही बात करूँ तो गुजरात बोर्ड के पेपर में जो GSB के पेपर में आता है अपने NCERT के हिसाब से, तो उसमें 50 मार्क्स का MCQ रहता है और 50 मार्क्स का रिटर्न होता है। तो 50 मार्क्स के रिटर्न में क्या होता है अपना 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं बच्चों विद्युत आवेश क्या है। आवेश से सभी लोग वाकिफ़ होंगे पहले से ही, कहाँ से पढ़े हो? क्लास 10th में पढ़ चुके हैं आवेश के बारे में कि आवेश होता क्या है। क्लियर है? तो देखो आवेश तो बेसिकली एक अपना पदार्थ का, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो प्लीज़ मत देखना, शुरुआत से पहले ही मना कर दे रहा हूँ। हाँ, अपने हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर देना, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको शुद्ध हिंदी चलने वाली। चलो बच्चों, आवेश क्या होता है? देखो आवेश जो है बच्चों पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का एक मूलभूत गुणधर्म होता है। अब ये मूलभूत गुणधर्म क्या होता है सर? एक शब्द को समझो बच्चों, इसको मैं द्रव्यमान के साथ रिलेट करके आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसको मोस्ट ऑफ द्रव्यमान के साथ ही रिलेट करके समझाऊंगा तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। अब देखो ये चौक है और ये अपना डस्टर है। क्लियर है? तो चौक और डस्टर में से कौन हल्का है कौन भारी है कहूँगा तो आप बोलोगे एब्सोल्युटली सर डस्टर जो है थोड़ा भारी है और ये हल्का है। बोलो क्यों? तो बोलोगे सर ठीक है, वजन करा है तो इसका 50 ग्राम निकला और ये 2 या 4 ग्राम का चौक है अपना। ओके, तो ये 2 ग्राम और 50 ग्राम क्या है बच्चों? उसका द्रव्यमान है। ओके, मतलब जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है वो भारी है, जिसका द्रव्यमान कम है वो क्या है अपना हल्का। बट अब क्वेश्चन ये है कि बच्चों द्रव्यमान क्या है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान क्या है? तो अब आप उसके और अंदर नहीं जा सकते, बात को समझ रहे हो ना। अब मैं बोला कि ये चौक भारी है हल्का, तो आप बोले सर इसका द्रव्यमान कम है या ज़्यादा है, इसके हिसाब से मैं भारी और हल्का आपको कह रहा हूँ। बट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बच्चों ये द्रव्यमान क्या होता है। तो अब आप जिस प्रॉपर्टी के और अंदर नहीं जा सकते कि और नहीं बता सकते हाँ भाई ये है और ये है, नहीं, द्रव्यमान हो गया, इसका द्रव्यमान होता है 2 ग्राम है 4 ग्राम है। तो बच्चों उसी गुणधर्म को मूलभूत गुणधर्म कहते हैं, जिसके और अंदर जाके हम उसको डिटेलिंग कर नहीं सकते। वैसे ही बच्चों आवेश क्या है? पदार्थ का पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म होता है, मूलभूत गुणधर्म होता है। क्लियर है? अभी इसके पूरे गुणधर्म की बात करें, क्या मूलभूत गुणधर्म
होता है। क्लियर है? चलो, तो बेसिकली आवेश, बेसिक बातें जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो एकदम बेस लेवल से मैं चीज़ें बता रहा हूँ। क्लियर है? जो आवेश होता है बच्चों दो प्रकार से होता है, एक तो अपना धन आवेश होता है और एक जो होता है बच्चों ऋण आवेश होता है। क्लियर है? एक धन आवेश होता है और एक क्या होता है बच्चों ऋण आवेश होता है। ओके, दो प्रकार देख लिए। फिर आवेश को किससे मापते हैं बच्चों? सबका अपना अपना एक मात्रक होता है। तो जो आवेश का मात्रक होता है बच्चों वो होता है कूलम। वैज्ञानिक के नाम पर से 10th में क्वेश्चंस आते होंगे, अब तो 12th में आपको कोई नहीं पूछेगा, बट आपको मात्रक तो पता ही होना चाहिए बच्चों। क्या होता है? कूलम। मेरे हिंदी पे कोई ध्यान मत देना, सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, मेरे कॉन्टेंट में देखो, मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी में मात्रा मिस्टेक्स आप चला लीजिएगा। क्लियर है? मात्रक, इसकी संज्ञा क्या है? संज्ञा का मतलब बच्चों आप कैसे इसको डिनोट करते हो? तो बेसिकली कैपिटल क्यू से किया जाता है, स्मॉल क्यू से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जगह ऐसे भी करते हैं। क्लियर है? बीमीय सूत्र क्या होगा बच्चों इसका? कोई बताएगा? लाइव नहीं है, मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं लाइव आके आपको पढ़ाऊँ, आपके ऊपर यार, प्लीज़ आगे बढ़ाओ चैनल को ताकि लाइव है। बीमीय सूत्र क्या होगा बच्चों इसका? तो आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I = Q/T। क्लियर है? तो Q बराबर क्या होता है बच्चों? I मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? T। क्लियर है? तो अपने को क्या चाहिए? Q का बीमीय सूत्र चाहिए। तो Q का बीमीय सूत्र क्या होगा बच्चों? करंट है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा का तो एम्पियर होता है, तो एम्पियर के पावर 1, और टाइम का तो पता है कैपिटल T होता है। क्लियर है? तो इसका बीमीय सूत्र भी याद रखिएगा, A⁻1 T⁻1। क्लियर है? तो ये बहुत ही कुछ बेसिक सी बातें मैंने कही। चलो ये सब छोड़ो, अब क्वेश्चन है बच्चों कि कोई पदार्थ आवेशित है या नहीं, हम कैसे कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लो, जब कोई भी पदार्थ जैसे चौक या कोई भी अन्य पदार्थ है वो अपने नॉर्मल स्टेट में यानी सामान्य अवस्था में वो कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन का मतलब सर उसमें जितने धन आवेश होंगे उतने ही क्या होंगे? ऋण आवेश होंगे। तो जितने धन आवेश होंगे उतने ही ऋण होंगे, तो एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, या तो कहें ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए वहाँ न्यूट्रल बोलते हैं, या तो उसको क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। क्लियर हुआ? बट खेल कहाँ से शुरू होता है? खेल यहाँ से शुरू होता है कि जब कोई पदार्थ बराबर अपने में से कोई इलेक्ट्रॉन को प्रदान करेगा या तो त्याग करेगा कहें, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तब ये आवेश का खेल आएगा। क्लियर है? तो देख लेते हैं क्या होगा। मान लो कि ये एक पदार्थ है कोई A। क्लियर है? अभी बच्चों ये उदासीन है। कैसा है? उदासीन। उदासीन का मतलब समझ गए सभी बच्चे? बराबर। उदासीन का मतलब क्या हो बच्चों? अभी इसमें जितने धन आवेशित है और जितने धन आवेश है उतने ही क्या है? ऋण आवेश है। क्लियर है? तो जितने धन आवेश है उतने ही ऋण आवेश का मतलब क्या हो गया कि अभी अपने नॉर्मल सामान्य स्थिति में है। क्लियर? इसमें कुछ प्रक्रिया हुई या कुछ भी किया, हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, त्याग या बोल दो प्रदान कर दिया। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बच्चों? त्याग कर दिया। क्लियर है? तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को त्याग के, हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन को त्याग करोगे मतलब आप अमीर रहे होगे, बराबर ना? आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स था इसीलिए तो आपने सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जैसे ही आप अब ये उदासीन ना होके इस पर क्या आ जाएगा? धन आवेशित आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धन आवेशित आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, ये जो हो गया पॉजिटिवली चार्ज, या तो हिंदी में बोले धन आवेशित। क्लियर हुआ? धन आवेशित। वैसे ही सेकंड केस क्या बन सकता है बच्चों? अभी फिर से वही बॉडी पदार्थ ले लिया मैंने, कोई A उदासीन है। क्लियर है बच्चों? अब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? मुक्त कर दिया है, तो त्याग कर दिया तो बाहर लिखाते हैं। अब मान लो उदासीन है कोई पदार्थ ये, और उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? स्वीकार किया। क्या किया? स्वीकार किया, या तो बोलते हैं ग्रहण किया। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ग्रहण। इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ग्रहण किया। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो बच्चों इस पे क्या? नेगेटिव साइन यानी ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, और इसे बोलेंगे कि ये पदार्थ कैसा है? ऋण आवेशित है। ये पदार्थ कैसा है बच्चों? ऋण आवेशित है। क्लियर हुआ? ये पदार्थ कैसा है? ऋण आवेशित है। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही है? तो बहुत सिंपल है। जब सामान्य अवस्था में उदासीन रहेगा, फिर जैसे ही वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या ग्रहण करेगा तो पदार्थ क्या होंगे? आवेशित होंगे। और डिपेंड करता है कि धन आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, और टोटली डिपेंड है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। क्लियर? अब इसमें एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये बनता है,
अभी देखो मान लो ये चौक के उदासीन है, उदासीन मतलब सामान्य अवस्था में इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बच्चों, सेम है। मतलब जितने धन आवेश रहे होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋण आवेश रहे होंगे। जब मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया या इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, मतलब या तो धन आवेशित हो जाएगा ये चौक, या तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाए। तो क्या कोई कहेगा कि इसके द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का फर्क पड़ेगा? सोचो थोड़ा, एक सेकंड के लिए। हाँ, द्रव्यमान में फर्क पड़ेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को या तो आप त्याग कर रहे हो या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। और अपना जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 के घात -31 kg, भले ही बहुत कम है बट होता तो है। तो हुआ क्या, जब त्याग कर दिया मतलब 9.1 गुणा 10 के घात -31 kg, जितना बहुत ही कम है, नहीं बद भी मान सकते हैं इसको, इतने द्रव्यमान को उसने क्या कर दिया, अपने में से निकाल दिया। और ग्रहण किया मतलब इतना, कहने का मतलब क्या, जब कोई पदार्थ आवेशित होगा, मतलब धन आवेशित होगा, ऋण आवेशित होगा, वो अपने जो सामान्य अवस्था में रहा होगा उसके द्रव्यमान में क्या होगा, फर्क पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब चलते हैं इसके गुणधर्म की ओर। क्लियर है? मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो कैसा आ रहा है, मतलब सब क्लियरिटी या नहीं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, बहुत ही प्रॉपर है बच्चों, बहुत ही प्रॉपर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं गुणधर्म के ऊपर। क्लियर है? आवेश का गुणधर्म देख लेते हैं कुछ। आवेश का गुणधर्म, आवेश का गुणधर्म। पहला गुणधर्म बच्चों बता देता हूँ, यह स्थानांतरणीय है, स्थानांतरणीय। एकदम शुद्ध हिंदी लिखना मुझे भी नहीं बनता, लिटरली बता रहा हूँ। मैं भी हिंदी मीडियम से रहा हूँ, बट अब पिछले 4 साल से जब से अपने BE कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं बराबर, तो तब से तो इंग्लिश ही पढ़ना है। फिर फिजिक्स उठा के मैं हिंदी देखा तो ये सब क्या है। क्लियर है? तो स्थानांतरण मतलब बच्चों आवेश जो है एक जगह से दूसरे जगह पे क्या हो सकता है, स्थानांतरण मतलब यहाँ चार्ज ये राइट हैंड हाथ में और लेफ्ट हैंड हाथ में जा सकता है। तो पहली बात क्या है, स्थानांतरणीय। क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं इसके। आवेश जो है संरक्षित है। आवेश क्या है, संरक्षित है। देखते हैं इसका मतलब क्या है, आवेश संरक्षित है। आवेश क्या है, संरक्षित है। और जो संरक्षित मतलब कंजर्वेशन, जैसे इंग्लिश वर्ड आप सुने होंगे। ना ही आप आवेश को जो है निर्माण कर सकते हो, ना ही आप आवेश को नष्ट कर सकते हो। कहीं तो सुना है ये परिभाषा ऊर्जा संरक्षण में। क्लियर है? कहने का मतलब है आप आवेश को ना बना सकते हो ना आवेश को नष्ट कर सकते हो। ये बस एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है। बट ये परिभाषा जो है एकदम गलत ही है। मतलब आगे जाके आप इसी फिजिक्स में पढ़ोगे 12th में तो पता चल जाएगा कहाँ गलत है, एकदम आगे पहुँचेंगे तब की बात है। कहने का मतलब ये है कि कोई निकाय है, मान लो निकाय मतलब समझते हो बच्चों, सिस्टम। अभी ये क्लासरूम है, क्लासरूम में मैं हूँ, आप 10 बच्चे हो, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड, तो इस पूरे चीज़ को हम क्या कहेंगे, निकाय हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में तो सिस्टम नॉर्मली समझते हो। क्लियर है? तो इस पूरे सिस्टम में मान लेते हैं कि 10 कूलम जितना आवेश है। कूलम क्या है बच्चों, समझ गए ना? आवेश का क्या होता है, मात्रक होता है। तो 10 कूलम जितना अगर आवेश है बच्चों, तो यहाँ कुछ भी परिवर्तन आया, उल्टा हो गया, कुछ खेले, दौड़े, भागे, जो भी हुआ इस रूम का, उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो उस रूम में कितना आवेश रहा होगा बच्चों, 10 कूलम आवेश ही रहा होगा। कहने का मतलब है किसी भी निकाय में रहा हुआ जो कुल आवेश है, पहले या बाद में देखोगे वो हमेशा कितना होता है, अचल होता है। ये एक्चुअल डेफिनेशन है इसका जो द्रव्य आवेश संरक्षित है। क्लियर हुआ आप सभी को? तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई रूम पे अगर 10 कूलम जितना चार्ज है, इस रूम को उठा के वहाँ फेंक दिया, कुछ खेल कूद किए, इसको उल्टा दिया, सीधा कर दिया, कुछ भी करो फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में यहाँ जो भी प्रक्रिया रही होगी बाद में देखोगे तो ये किसी भी प्रकार से जुड़कर 10 कूलम जितना आवेश ही बना के रखा होगा। तो क्या हुआ कि किसी अलग निकाय में रहा हुआ जो कुल आवेश है वो हमेशा क्या होता है, अचल, मतलब जितना पहले रहा होगा उतना ही रहेगा। क्लियर हुआ मेरी बात है? चलो आवेश संरक्षित है। थर्ड पॉइंट बच्चों, गति के साथ नहीं बदलता है। ये सब आप पूरा एक्सप्लेन मैंने जो किया उस चीज़ों को आप लिख सकते हो, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बदलता है।
गति के साथ नहीं बदलता है, इसका मतलब क्या बच्चों, गति के साथ मतलब अब देखो, आपने पढ़ा होगा 11th फिजिक्स में कि द्रव्यमान जो है, हम जब गति में आते हैं यानी स्पीड पकड़ते हैं, अभी मैं एकदम धीरे धीरे चल रहा हूँ, एकदम 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड में आ गया, तो क्या मेरे मतलब स्थिर अवस्था में हूँ, स्थिर अवस्था में हूँ, और अभी मैंने दौड़ना शुरू किया 20 मीटर प्रति सेकंड से, तो क्या द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? 11 नहीं पढ़े हो, कोविड वाली बैच रहे होगे तुम लोग 11th के, कोई नहीं। तो द्रव्यमान में क्या होता है, अपना परिवर्तन होता है। किस प्रकार का परिवर्तन होता है? हमेशा द्रव्यमान जो हमारा क्या होता है, बढ़ता है, बट वो इतना कम बढ़ता है कि मतलब आप महसूस नहीं कर सकते। 0.0000001 kg, अगर 50 किलो आप हो, 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहे हो, चल रहे हो, तो आपके द्रव्यमान में 0.0001 जितना बढ़ता है। तो बढ़ोतरी जो है अपने को महसूस नहीं होता, बट एक्चुअल में बढ़ता है फॉर्मूले के अनुसार। क्लियर है? m = m0 डिवाइड बाई रूट में 1 - v² डिवाइड बाई q², जहाँ m0 क्या होता है बच्चों, या m0 बोल दो, m0 क्या होता है अपना स्थिर अवस्था में द्रव्यमान। पर बच्चों आवेश जो है वो नहीं बदलता। अभी स्थिर अवस्था में मेरे हाथ में ये द्रव्य पदार्थ है, इसमें 2 कूलम का अगर चार्ज है, तो जैसे ही ये 10 मीटर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड या 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ये चले, तो बच्चों इसमें जो 2 कूलम है, 2 कूलम जितना आवेश ही रहेगा। याद रखना हमेशा द्रव्यमान का क्या है, द्रव्यमान हमेशा आपका जो है गति के साथ बदलता है, बट आवेश बदलता नहीं है। क्लियर है? अब एक फाइनल बढ़िया से पॉइंट पे आते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। ये सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे प्रॉपर्टी गुणधर्म में, बोलो आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। एक सेकंड देख लेता हूँ मैं, अरे यार चौक भी गिर गया। आवेश का क्वांटमी, ओके दिख रहा है आवेश का क्वांटमीकरण, बराबर। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है देखते हैं बच्चों। अब देखो, आवेश का क्वांटमीकरण ये बताता है कि आप जो चाहे मन चाहे आवेश नहीं ले सकते। कहने का मतलब है, कोई आके बोलेगा मेरे को कि सर मुझे 1.1 कूलम आवेश दे दो, कोई आके बोलेगा 2/3 कूलम जितना आवेश दे दो, कोई बोलेगा सर 10.19 कूलम जितना आवेश दे दो, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या पॉसिबल है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला, अगर वैसे समझ नहीं पा रहे हो आज तक में, तो एक फॉर्मूला सिंपल है, वहाँ से समझो आप। सबसे कम यहाँ लिखता हूँ मैं बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन पे अपना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जितना आवेश होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव लोगे, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव लोगे, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। क्लियर है? तो ये जो आवेश का मान है 1 इलेक्ट्रॉन, ये सबसे कम है, मतलब ये सबसे कम वैल्यू जो स्वतंत्र रूप से मिलती है, बराबर, मतलब ये सबसे कम है। तो मतलब अब तुम नहीं मांगोगे 1.1, 2/3, 10.9 या तो 1.7, 1.8। उसके लिए एक फॉर्मूला गिवन है बच्चों, ध्यान से देखना। Q बराबर होता है NU, जहाँ Q क्या है मेरा आवेश है। क्या है बच्चों? आवेश। N क्या है? एक पूर्णांक संख्या। क्या है बच्चों? पूर्णांक संख्या। और ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पे रहा हुआ आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे रहा हुआ आवेश कितना है? 1.6। तो आप ध्यान से समझना, Q बराबर N, E की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो N क्या है? पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिससे बढ़ाते बढ़ाते चलोगे तो क्या होगा? 1 रखो तो वही आवेश हो गया, 2 रखोगे तो 3.2 मल्टीप्लाई होगा, 3 रखोगे तो ऐसे। तो अब समझ गए, इस फॉर्मूले के अनुसार समझना है कि कौन सा आवेश मतलब क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट करता है, मतलब मौजूद हो सकता है, और कौन सा मौजूद नहीं हो सकता। क्या बोला? 10.19 कूलम दे दो, नहीं चलेगा भाई। क्यों नहीं चलेगा? इसके हिसाब से नहीं होगा। तो n क्या होता है बच्चों? एक पूर्णांक संख्या होता है। क्लियर हुआ? पंखा चालू कर देते हैं, बहुत गर्मी लगने लगी। क्या थोड़ा साउंड इशू आ जाएगा अगर पंखा चालू रहेगा, बट थोड़ा सा ठंडा होके मैं फिर ऑफ कर देता हूँ। क्लियर हुआ? तो आवेश का क्वांटमीकरण समझ आया कि आवेश किसी भी मात्रा में नहीं मिलेगा, वो एक निश्चित मात्रा में मिलेगा। और निश्चित मात्रा क्या है सर? तो वो निश्चित मात्रा मैंने तुम्हें बता दिया, Q = होता है NE। E जहाँ है 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, N पूर्णांक संख्या है, और Q क्या है? तुम्हारा आवेश है। क्लियर हुआ? तो N बराबर मेरा क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा चौथा प्रॉपर्टी कि आवेश का क्या होता है? क्वांटमीकरण
होता है। आई होप सब लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद भी कोई डाउट बचे यार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। इसका क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। सब परफेक्ट हैं, एकदम बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इरेज कर लेता हूँ कुछ पार्ट को, यहाँ से थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना यार, बार बार आगे पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं ही हटता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको क्या रहे, अच्छा रहे। चलो तो Q बराबर एनी के अकॉर्डिंग देखो बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है। तो 1 कूलम आवेश मान लो दिया है, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, कुछ भी लिख दो यार, होंगे या रहे होंगे, क्लियर है। तो बच्चों 1 कूलम आवेश में, क्लियर है। अब यहाँ n क्या है बच्चों, जो पूर्णांक संख्या है वही क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। n क्या भाई, 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तो 2 से गुणा करो, 3 रहे होंगे तो 3 से गुणा करो, क्लियर है। तो Q बराबर एनी के हिसाब से n को आप सब्जेक्ट बनाइए, तो ये Q और इसके बटे में आ जाएगा E, बराबर है। तो n Q का मान कितना दिया बच्चों, 1 कूलम, 1 कूलम मतलब 1, और E की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.6, 1.6 गुणा 10 के घात माइनस 19, क्लियर है। अब 1 बराबर 1/1.6, अभी 10 के घात माइनस 19 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो 10 के घात प्लस 19। अभी 1.1.6 क्या होगा, 16 के करीबन आता है, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ तो कहीं गलत ना बता दूँ, जस्ट। तो ये आपका आ जाएगा 0.625, कितना आ रहा है बच्चों, 0.625 गुणा 10 के घात 19, 0.65। ये इसको 6.25 में लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 10 के घात 18 हो जाएगा, ये तो पता ही होगा, पॉइंट उधर शिफ्ट करोगे तो इतने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे 1 कूलम्ब के आवेश में, कहने का मतलब ये है, क्लियर है। ऐसे कई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग पूछे जा सकते हैं, क्लियर हुआ आप लोगों को। और एक चीज़ हमेशा एक इसका उल्टा क्वेश्चन भी बनता है, ये सब MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, या तो किसी का 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर हो तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्या बोले 8 कूलम आवेश प्लस 19, हाँ 8 गुणा 10 के बाद 19 कूलम किसी पदार्थ पर हो सकता है, क्या लिख देना आप लोग। तो इसमें कुछ नहीं है बच्चों, देखो आपको बस यहाँ n फाइंड करना रहेगा। क्या फाइंड करना रहेगा, n। ये क्या दिया है बच्चों, कूलम, कूलम मतलब किसकी वैल्यू दी है बच्चों, Q की, बराबर। और E का मान तो पता ही है ना आप लोगों को, तो वहाँ से n निकाल दोगे, Q/E। ध्यान से समझना, अगर ये n जो n का मान है रख दोगे 8 दशमलव गुणा 10 के घात 19 और ये 1.6 गुणा 10 के घात माइनस 19। तो इसको सॉल्व करने के बाद अगर संख्या पूर्णांक में रहेगा, क्या रहेगा, पूर्णांक में रहेगा, तो तभी आपका आंसर सही है, अदरवाइज सही नहीं है। सपोज 0.5 आया, 1.25 आया, 1.3 आया, 1.4 आया, तो ऐसे नहीं। आपको क्या संख्या मिलनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्या पूर्णांक में मिलेगी, तभी बोलेंगे कि उस पदार्थ पर या जिस बॉडी की बात करें उस पर यह आवेश संभव है, क्लियर है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लिखना है नोट डाउन करना है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलो एकदम परफेक्ट है, थोड़ा लाइटिंग आ रही है उधर, अभी रेस कर देता हूँ मैं, स्टॉप करके रेस करूँ, क्यों टाइम जाएगा आपका। कैच, चलो तो लिख दिया मैंने जो लिखना था स्टॉप करके, ताकि अब टाइम ना जाए इरेज करके भी। तो अब देखते हैं, देखो पदार्थ का
पदार्थ को किस प्रकार से था आप आवेशित कर सकते हो, उनकी कौन कौन सी पद्धतियाँ होती है। तो बेसिकली 3 प्रकार की पद्धति होती है, एक तो चालन द्वारा आवेशन, एक प्रेरण द्वारा आवेशन और एक घर्षण द्वारा आवेशन। तो पहले देख लेते हैं चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो इसमें 2 पदार्थ को है ना बच्चों कांटेक्ट में लाना होता है, मतलब मान लो स्पर्श करवाना है यानी कांटेक्ट करके टच करवाना होता है। क्लियर है। तो फर्स्ट जो है इसमें मैंने क्या किया, देखो एक धातु का गोला लिया है, डायग्राम को समझ लेना है, एमसीक्यू में आपको किसी भी तरीके से ये सब क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ये एक धातु का गोला है और ये एक अचालक स्टैंड है, मतलब इंसुलेटेड स्टैंड है ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास ना हो। क्लियर है। अब ये धातु का गोला क्या रहा होगा, मान लो अपना उदासीन रहा होगा। अब उसके संपर्क में मैंने एक रोड लाया, जो रोड कैसा है, ऋण आवेशित है। कैसा है बच्चों, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित बोलते हो, चलो ऋण आवेशित हो। क्लियर है। अब उसको जैसे ही कांटेक्ट में लाया तो उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होने से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस पर छटक गए, या तो बोलेंगे यहाँ से रास्ता छोड़ के इस रास्ते पे क्या हुए, आ गए। तो जैसे ही यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन आए मैंने दर्शाया है, फिर मान लो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आए और ऑलरेडी वो एक धातु का गोला है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो रहे ही होंगे, तो पहले से रहा हुए इलेक्ट्रॉन्स और आपने कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर करवाए, तो इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, अपघर्षण होगा ना, या आकर्षित करेंगे, अपाकर्षित करेंगे। 2 समान जाति के जो आवेश होते हैं वो आकर्षित करते हैं, मतलब धन आवेश 2 असमान जाति के जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, लाइक धन और ऋण। और 2 समान जाति के आवेश जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को कैसे करते हैं बच्चों, दूर भगाते हैं, यानी अपाकर्षित करते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे अपना ऋण आवेशित है और इस धातु के गोले में भी ऋण आवेशित है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मुक्की करके ये सतह पर आ जाएंगे। और आप क्या करिए, यहाँ एक बार इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एक दूसरे को धक्का मुक्की करें, इस ऋण आवेशित वाले जो रोड को है ना, इस रोड को आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पिक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये ऋण आवेशित इसके सतह पर क्या होंगे, चारों ओर फैल जाएंगे। इसका रीज़न पता चला आप लोगों को, ऑलरेडी ऋण आवेश उसमें रहे होंगे, गोला है, धातु है। क्लियर है। परमाणु तो होंगे ना यार खुद के, तो बस उसके परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। अब यहाँ आपने और ऋण आवेश डाला तो ऋण आवेश दूसरे का क्या, अपाकर्षित के धक्का मुक्की करके बाकी रिमेनिंग जो है क्या ये कर दिए। और फाइनली ये कैसा हो गया, आवेशित हो गया। यदि किस प्रकार से आवेशित हुआ बच्चों, ऋण आवेशित हुआ। सेम वैसे ही आप धन आवेशित का छड़ लाओगे तो कैसे होंगे, धन आवेशित होंगे, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ कूदेंगे। क्लियर है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा इस सेकंड वाले केस में। क्लियर हुआ। तो इसे बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। आवेशन का मतलब क्या है, जब ये पदार्थ उदासीन था उसको हमने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। अब आपको जो इंटरेस्ट है कि ऋण आवेशित करना है, धन आवेशित। अब प्रेरण द्वारा आवेशन, किसके द्वारा बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी 2 पदार्थ को कांटेक्ट में नहीं लाते, थोड़ा गैप रख के यहाँ काम चलाना पड़ता है। ये प्रेरण द्वारा आवेशन कैसा है, पूरा फिगर यही है बच्चों। धातु का गोला है, अचालक का स्टैंड है। क्या है अचालक का स्टैंड, क्यों लिए पता चला, धातु के गोले में जब इलेक्ट्रॉन्स आए तो उसको रास्ता ना मिल जाए कि नीचे चला जाए वो, मतलब अगर ये भी धातु का ले लोगे तो ये जो इतने इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी आ जाएंगे, इसीलिए हम अचालक लेते हैं। क्लियर है। चलो, तो अब ये धातु का गोल कैसा है, फर्स्ट कंडीशन में बच्चों उदासीन है। कैसा है, उदासीन। चलो बहुत बढ़िया। एक ऋण आवेशित छड़ को मैंने इसके पास लाया। कैसा है बच्चों, ऋण आवेशित छड़ जिसे बोलते हैं रॉड लाया। बट बच्चों यहाँ कांटेक्ट नहीं करवाएं, इन दोनों के बीच कुछ गैप रखेंगे, जबकि इस केस में देखो कांटेक्ट करवा दिया। तो इन दोनों को आप जब पास लाओगे क्या होगा इसमें, अब ये उदासीन है, चलो ठीक है उदासीन है, मैंने कहा मना किया। बट बच्चों ऋण आवेश पास आने से इसमें रहे हुए कुछ धन आवेश रहे होंगे, कुछ ऋण आवेश, मतलब जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश। तो बच्चों ऋण आवेश की ओर आकर्षित कौन होता है, अपना धन आवेश होता है। तो ये वाला साइड जो है मेरा क्या होगा, धन आवेशित हो जाएगा। और ऋण आवेश, इसमें रहे हुए ऋण आवेश को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, कॉन्टैक्ट में नहीं है, बड़े एक दूसरे के ऊपर बल तो लगाएंगे यार, बात तो वही हो गई। 2 नॉर्थ को पास लाते हो तो क्या होता है, धक्का मारते हो। वैसे ही तो ये इलेक्ट्रॉन या तो बोलेंगे ऋण आवेशित जो अपना है अपने पास, ये जैसे ही पास में आया तो यहाँ रहे हुए इस गोले में जो धन आवेश है इसके ऊपर आकर्षित हो गए, ये दोनों भाई भाई हो गए। और जो ऋण आवेश है वो ऋण आवेश अंदर रहे हुए ऋण आवेश को क्या बोले, चल चल साइड निकल, तो ये आपका क्या हो गया, इस साइड का ऋण आवेशित हो गया। समझ रहे हो बात को। अब आपने को क्या करना है, आवेशित करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, भू संपर्क, शुद्ध हिंदी एकदम अर्थ,
अर्थ वायर आपने पढ़ा होगा 10th वगैरह में और जानते भी हो। तो इस अर्थ वायर को इससे क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे और इसको अर्थ कर देंगे। तो इसके द्वारा क्या होगा आपको पता है, जो ऋण आवेशित थे वो सारे के सारे भागेंगे। मतलब यहाँ जो ऋण आवेशित रहे होंगे, यहाँ जो रहे थे वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, इस रास्ता उनको मिल गया, नीचे भागे। पता चला अब इस स्टैंड को हमने धातु का क्यों नहीं लिया, आज चला क्योंकि अपने को यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास नहीं करवाना था। अपने अलग से क्या किया, एक वायर लाए, उसको ज़मीन में गाड़ दिए और ज़मीन में जैसे ही गाड़े वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, नीचे चले गए। और बच्चों अब जैसे ही एक बार नीचे चले गए, एक बार क्या हो गया, ज़मीन से निकल गए, मतलब ये सारे ऋण आवेश क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो जैसे ही ऋण आवेश बाहर निकले उसके बाद आप इस छड़ को अगर दूर भी हटा देंगे तो क्या होगा, इसने इसको पकड़ के रखा था, तब तक आपने अपना काम निकलवा दिया। कहने का मतलब इसको तब तक पास में रखो इतने करीब जब तक वो इलेक्ट्रॉन को फेंका रहे हो। इलेक्ट्रॉन एक बार निकल गए, जितने धन आवेशित थे वो सारे के सारे क्या होंगे, अपने फैल जाएंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए सॉरी, कॉल आ गया था। तो अब ये सारे के सारे धन आवेशित इसी में है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐसे फैला देंगे। क्या मेरी बात समझ आई? सॉरी, फैला नहीं देंगे। ये जैसे ही अपना धन आवेशित क्या हुआ, आ गया, तो ये चारों तरफ क्या होंगे, अपने सतह पे फैल जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को? एकदम क्लियर है? ये वाला केस समझ आई, ये क्यों अपने लिया अर्थ, क्योंकि बच्चों अपने को एक रास्ता निकालना था, उस रास्ते से किसको भगाना था, इलेक्ट्रॉन को भगाना था। इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं भागते छड़ को यहीं रखो। क्यों? क्योंकि इसने एक दूसरे को मतलब अलग किया हुआ, धन आवेश को इधर किया, ऋण आवेश को इधर किया हुआ। एक बार ये ऋण आवेश लोग अपने रास्ते निकल जाए तो उसके बाद अब क्या करिए, इस छड़ को हटा दो। अब छड़ को हटा दिया, अब इसमें धन आवेश तो क्या करेंगे, इधर उधर फैला के इस सतह पे आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से इसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इस केस में क्या होगा, नेगेटिव ऋण आवेशित वाले छड़ लिए थे तो धन आवेशित का गोला मिला, तो धन आवेशित का गोला लो तो ऋण आवेशित क्या होगा, छड़ मिलेगा। या आप लोग सोचना, ईजी है, कोई इतना क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन आपको नहीं दे दिया। क्लियर है? तो आप सोचना कैसे होगा। और लास्ट है आपका घर्षण द्वारा आवेशन, इसमें लिए कोई डायग्राम वगैरह नहीं। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया इसमें आप लोगों का, ये जो है बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल 1.1 का ही मैंने आपका उदाहरण जो है, उदाहरण 1.1 का ही प्रश्न है। हाँ, ये उदाहरण 1.1 का ही चित्र दिया गया, वहाँ से आप इसको इजीली समझ सकते हो। क्लियर हुआ? अब एक और डायग्राम बना दीजिएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, क्लियर है? एक बार इलेक्ट्रॉन निकल के छड़ को अलग कर दो तो ये जो गोला है आपको फाइनल में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मतलब सिर्फ क्या होगा, धनावेशित 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 रहा होगा। क्लियर है? घर्षण द्वारा आवेश, घर्षण से नाम से पता चला, दो पदार्थ को क्या करो, घिसो। इसके लिए तो कई एग्जाम्पल है, लाइक पहला एग्जाम्पल यही ले लो, बैलून को, गुब्बारे को आपके हेयर में क्या करते हो, घिसते हो। या तो सिल्क के कपड़े के साथ ग्लास के रोड को घिसो तो ग्लास का रोड क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब धन आवेशित हो जाता है, और सिल्क का कपड़ा जो है ऋण आवेशित हो जाता है। तो ऐसे होने का रीज़न क्या रहा होगा, क्योंकि जब बच्चों घर्षण करते हो, किसी दो चीज़ को घिसते हो, तो आपको पता है एक उष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि इनके इलेक्ट्रॉन के लिए आयनीकरण ऊर्जा की तरह कार्य करती है। तो आयनीकरण ऊर्जा मिला तो वो अपने कक्षक से क्या होगा, बाहर भाग निकल जाएगा, उसको जैसे ही एनर्जी मिल गई। तो वही कि अगर आपका कांच का रोड यानी ग्लास का रोड जो है धन आवेशित हुआ, तो क्यों धन आवेशित रहा, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन भागा और कहाँ पे गिरा, जाके सिल्क के कपड़े पे। तो ये धन आवेशित हो गया और ये क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पदार्थ को आवेशित करने के क्या क्या पद्धतियाँ। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग के लिए, इसके लिए भी मैं पॉज करके इरेज करता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो। वेट, चलो तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इरेज इसलिए कर रहा हूँ, देखो टाइम लगेगा, फिर थोड़ा मैंने ड्रॉ भी कर दिया। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम यही अपना इंटरेस्टिंग, और यहाँ से अपना जो मेन एक्चुअल टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट होते, वो सारी चीज़ें तो एकदम बेस लेवल पे थी। देखो कूलम्ब का नियम क्या है, उससे पहले हम समझते हैं, जो हम बोल रहे थे कि दो पदार्थों के दो आवेशों के बीच जो है बच्चों बल लगेगा, एक प्रकार अपाकर्षण बल लगेगा या तो आकर्षण का बल लगेगा। तो ये बल आकर्षित भी हो सकता है, अपाकर्षित भी हो सकता है। अगर दो समान जाति के आवेश होंगे तो क्या करेंगे, अपाकर्षित करेंगे, कहने का मतलब धन धन आवेश हो गया, ऋण ऋण आवेश हो गया, एक दूसरे को अपाकर्षित करेंगे। वहीं अगर दूसरे साइड में देखें, अगर दोनों समान जाति के ना हो, मतलब एक ऋण आवेश हो धन आवेश हो, तो आकर्षण कर। तो अब क्वेश्चन यही है कि जो हम ये बातें कर रहे हैं कि आवेश
इसके ऊपर जो बल लग रहा है एक दूसरे के ऊपर, अपाकर्षण आकर्षण, वो बल कितना है, वही है कूलम का नियम। आई होप क्वेश्चन पहले समझ गए होंगे नियम पढ़ने से पहले। जो बल लग रहा है वो कितने मान का बल लग रहा है, किस दिशा में बल लग रहा है, वो हमें कूलम के नियम से और उसके सदिश स्वरूप से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखो एक डायग्राम लिया है मैंने, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। उनके केंद्र से बच्चों, उनके सेंटर से आपको क्या करना है, डिस्टेंस लेना है। उन दोनों को मैंने डिस्टेंस r से क्या किया, सेपरेट किया हुआ है। सेपरेट मतलब अलग किया हुआ है। इस आवेश का मान माना Q1 और इस आवेश का मान माना Q2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कूलम का परिभाषा देख लेते हैं क्या कहता है। तो ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूँ 2 बार बोलूँगा 3 बार बोलूँगा, आप उसको प्लीज़ नोट डाउन करना परिभाषा क्या है। तो कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला अपाकर्षण या आकर्षण बल उन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेश के दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती या तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। सब ऊपर से गया होगा, ध्यान से फिर से समझना। वो तो स्टेटमेंट जो बोल रहा हूँ उसको जस्ट लिखिए, फिर एक्सप्लेनेशन होगा, नोट डाउन अपने आप समझ आ जाएगा। अगेन फिर से बोला, कूलम के नियम के अनुसार या कूलम का नियम यह कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या अपाकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती को आप व्युत्क्रमानुपाती भी कहते हैं। मेरे से शब्द बोलना नहीं बनता, इसलिए मैं विलोमानुपाती बोलना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो क्या कहा, शायद ना समझ आए, कोई दिक्कत नहीं। मान लो बच्चों, एक सेकंड के लिए मान लो दोनों धन आवेशित हैं, जस्ट अभी पूरा समझने के लिए। दोनों अगर धन आवेशित है तो बच्चों ये इसके ऊपर भी बल लगाएगा, ये इसके ऊपर भी लगाएगा। क्यों? क्योंकि Q1 जो आवेश है बच्चों धन आवेशित है, धन आवेश एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ये ट्राई करेगा उधर धक्का मारने की, अरे बोलो हाँ के ना। और ये हमेशा जस्ट इसी से मानते हैं, इस तरफ से कुछ धक्का मारेगा। क्लियर है? इस प्रकार से धक्का मारेगा। और ये Q2 आवेश जो है इसको भी इस तरफ से क्या होगा, कुछ धक्का मारेगा। क्लियर हुआ? अभी रुको लिखेंगे। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर धक्का मारेंगे तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। यहाँ लिखता हूँ बच्चों F12 और यहाँ लिखता हूँ बच्चों F21। क्या लिखा तो अभी बताता हूँ। जब कभी भी बच्चों F12 लिखा हो, इसका मतलब एक के ऊपर बल लग रहा है, किसके द्वारा, आवेश 2 के द्वारा। जब F21 यानी 21 लिखो, आवेश 2 पर बल लग रहा है, किसके द्वारा, आवेश 1 के द्वारा। तो इसको लिख लेते हैं साइड में, यहाँ पहले लिख लेते हैं F12 का मतलब आवेश 2 के द्वारा आवेश 2 के द्वारा आवेश 1 पर लगने वाला बल, आवेश 1 पर लगने वाला बल। चलो ये सब छोड़ते हैं आप। और वैसे ही F12 तो लिख ही सकते हो ना, इसमें मैं ही क्या लिखूँ अब, आवेश 1 आ जाएगा के द्वारा आवेश 2 पर लगने वाला बल। चलो क्लियर है? तो अब कैसे बच्चों देखो, ये जो मान के हिसाब से, मैग्नीट्यूड के हिसाब से होंगे, दोनों इक्वली फोर्स लगा रहे हो। मतलब ये भी इसके ऊपर 5 न्यूटन का लगाएगा तो ये भी इसके ऊपर 5 न्यूटन, बट दोनों ही डायरेक्शन वाइज कैसे होंगे बच्चों, अपोजिट होंगे। दोनों ही डायरेक्शन वाइज कैसा होंगे, अपोजिट होंगे। क्लियर है? तो ये इस तरफ, ये Q2 Q1 को इस तरफ धक्का लगाया और Q1 Q2 को उस तरफ धक्का लगाया, बट दोनों ही जो बल लगा रहे हैं वो समान मान यानी सेम मैग्नीट्यूड के लगा रहे हैं, बट डायरेक्शन वाइज कैसा है, अपोजिट है। और इनको वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखते हो, लास्ट में लिखते हैं। चलो तो एक दूसरे मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अब जो स्टेटमेंट बोला था उसको समझते हैं, कूलम का नियम क्या है। कूलम का नियम कह रहा है, एक किसी बल को ले लेते हैं, F12 को मैंने ले लिया मान लेते हैं। तो जो बल है, मतलब एक के ऊपर लगने वाला बल आवेश 2 के द्वारा, क्लियर है, आवेश 1 पर लगने वाला बल आवेश 2 के द्वारा, ये किसके समानुपाती बच्चों, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती। इसको मान लिया समीकरण है 1। क्लियर है? ये बच्चों समानुपाती है, सबका अलग अलग समानुपाती होता है। फिर वही चीज़ फिर लिख देता हूँ, दोनों आवेश के केंद्र से देखना है बच्चों, केंद्र से दूरी कितना है, r है। दोनों आवेशों के दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती, विलोमानुपाती मतलब बच्चों 1/r का स्क्वायर। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो गई है? तो ये आ गया समीकरण 2। क्लियर है? अब क्या है,
समीकरण 1 और 2 से देख लेते हैं। समीकरण 1 2 से मतलब F1 आप लिख सकते हो Q1। ये बच्चों समानुपाती का चिन्ह है, अल्फ़ा बीटा गामा नहीं समझना, कोई भी ABCD नहीं समझना, R का स्क्वायर। तो अब देखो मेरी बातें शायद आप लोगों को क्लियर हो गई होगी जब मैंने परिभाषा बोली थी। अब परिभाषा फिर से बोलना, अब ध्यान से इसके साथ रिलेट करना। मैंने बोला कूलम्ब के नियम के अनुसार दोनों आवेशों पर लगने वाला जो बल है वह दोनों आवेशों पर लगने वाला अपकर्षण या तो आकर्षण, दोनों में से कोई भी बल हो सकता है, वो उन दोनों आवेश के गुणनफल, क्या बच्चों गुणनफल है, गुणनफल के क्या है बच्चों समानुपाती होता है, एवं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। क्लियर हुआ? ये मैं डेफिनेशन बताया। होप जिसको नहीं समझा थोड़ा पीछे जाओ, अगेन रिपीट करो, आ जाएगा। तो ये समानुपाती का चिन्ह है, नीचे से आ रहा है, थोड़ा 1 सेकेंड देख लेते हैं। हाँ, और एक स्टेप आ जाएगा भाई। तो बच्चों समानुपाती हटता है, फिजिक्स में तो पढ़ते ही आ रहे हो 11 से। समानुपाती हटता है तो क्या आएगा, एक अचलांक यानी कांस्टेंट आएगा। तो बच्चों F12 इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों K आएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और यही है बच्चों कूलम्ब का नियम। और यहाँ K क्या है हम समझते हैं। K क्या है, K क्या है, ये मिटा रहा हूँ थोड़ा लाइन ना बने, लिख लेना। क्लियर है? ऐसे भी मिटाते हैं, जगह नहीं होगा फिर, नहीं तो यहाँ लग रहा है F21 मतलब 21। चलो K क्या है बच्चों, समानुपाती अचलांक, समानुपाती अचलांक कहो, या तो स्थिर विद्युत बल अचलांक भी कह सकते हो, स्थिर विद्युत बल अचलांक भी कह सकते हो। लिख देते हैं स्थिर वैद्युत या विद्युत बल अचलांक। क्लियर हुआ? स्थिर विद्युत बल अचलांक। क्लियर है? पंखा बंद कर देता हूँ, साउंड ज़्यादा ना हो, फिर भी गर्मी तो लगी रही। चलो, तो समानुपाती अचलांक या तो स्थिर विद्युत बल अचलांक, और इस K का मान जो होता है बच्चों, यूनिट पहले निकालेंगे फिर मान बताएंगे। क्लियर हुआ? तो या F12 बराबर K Q1 इंटू K2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये होता है कूलम्ब का नियम, जहाँ K क्या है बच्चों, अचलांक है। क्लियर है? अब बच्चों बताओ, ये तो बल है, तो बल किस में होगा बच्चों, न्यूटन में होगा। हाँ के ना बोलो, बल क्या है, कैपिटल N, न्यूटन में होगा। अब मैं निकालता हूँ K का क्या निकालता हूँ बच्चों, मात्रक। अगर K को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो ये R इधर आ जाएगा, F12 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, R डॉट नहीं है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। फिर Q1 इंटू Q2 क्या आएगा, इसके बट्टे में आ जाएंगे, Q1 इंटू Q2। ओके, तो F1 मतलब क्या, न्यूटन, बल तो न्यूटन ही होगा ना मात्रक। R मतलब R स्क्वायर है बच्चों, सॉरी R स्क्वायर। तो दूरी क्या है, दूरी को मीटर में हम अपने को क्लियर है, दूरी क्या होता है उसका ऐसा ही मात्रक अपना मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। और आवेश का ऐसा ही मात्रक बच्चों क्या होता है, कूलम। यहाँ एक कूलम, यहाँ एक कूलम, तो कूलम का क्या होगा, स्क्वायर। तो इसको बेसिकली आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये होता है K का मात्रक। आपको एग्जाम में कई बार MCQ में पूछे भी जा सकते हैं कि K समानुपाती अचलांक यानी स्थिर विद्युत बल अचलांक का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन के पावर 1 कुछ नहीं तो 1 मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। अब यहाँ K का जो मान आता है बच्चों, वो होता है 9 गुणा 10 के घात 9। अब ये मात्रक के साथ लिखते हैं हमेशा, इसलिए पहले मात्रक निकाला, -2। बट बच्चों ये जो है शून्य निर्वात, शुद्ध शब्द एकदम निर्वात, या तो शून्यावकाश ही बोल दो यार, रिक्ता शून्यावकाश के लिए, मतलब K का मान माध्यम पे निर्भर करता है, माध्यम पे निर्भर करता है। क्लियर हुआ? मतलब माध्यम बदलेगा तो K की वैल्यू जरूर बदलेगी। वो K क्या होगा आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। पर ये जो K आया ना बच्चों, 9 गुणा 10 के घात 9, ये आता है एक्चुअली यहाँ से है,
अभी मैं पूरा टॉपिक जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ध्यान से समझना, मैं हवा में बात कर रहा हूँ। हवा में मतलब हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, शून्य अवकाश में हमने 2 चार्ज को रख दिया, हवा में रखे हुए तब खेल, ना पानी में हो, ना केरोसिन में हो, ना कांच के अंदर हो। क्लियर है, हवा में है अपने। तो इसके लिए के की जो वैल्यू आती है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपकी नई शब्द से मुलाकात हुई, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी तो नहीं, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं और एक्चुअल में एप्सिलॉन नॉट क्या है देख लेते हैं। ये के का मान है बराबर, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। 4 अचल है, 4 है, पाई का मान 3.14 है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। शून्य अवकाश निर्वात लिख देता हूँ यार, निर्वात का परावैद्युतांक, पंखा चालू कर देते हैं, परावैद्युतांक शून्य। ई नॉट जहाँ होता है आप लोग पता है, स्पेशली हवा या निर्वात के लिए आया तो हवा के लिए भी कह दो वही बात हुई, या फ्री स्पेस के लिए कह दो वही हो गया अपना, इंग्लिश शब्द समझते हो तो, या एयर हवा के लिए भी कह दो वही बात होगी। तो बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट जो है बच्चों निर्वात का परावैद्युतांक है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तभी आएगा जब हम हवा में बात कर रहे हो, जब हम मतलब शून्यावकाश में बात करो। अदरवाइज मीडियम माध्यम जैसे ही परिवर्तन होगा ना, आप पानी में चले गए, केरोसिन में चले गए, ग्लास में चले गए, तो ये के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, वहाँ एप्सिलॉन नॉट के बदले और एक चीज़ आएगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। क्लियर हुआ। और इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है बच्चों 8.85 गुणा 10⁻12। और इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, के का मात्रक निकाले तो सोचो के इसका क्या है, विलोमानुपाती है। तो अगर यहाँ यहीं के का मान क्या बोलते हैं, के का मान अगर यहाँ उठा के रख दो तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो 1/4 तो कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा अपना, मेरे कुछ गलत किया है क्या, हाँ सही है मैं जो बोला। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट क्या रहेगा, नीचे रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये एफ क्या होगा, इधर आ जाएगा। क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी के का मात्रक आएगा उसका उल्टा आएगा। अरे वैसे भी समझो ना यार, इतना लंबा भी मैं भी क्या समझा रहा हूँ आपको। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, के को इधर ला दो, 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, जो के का मात्रक है उसका उल्टा है, तो के का मात्रक जो भी है उसका उल्टा लिखो। उल्टा क्या लिखेंगे बच्चों, कूलम्ब -2 में है, अरे कूलम्ब -2 में है तो कूलम्ब क्या होगा +2 होगा, बाकी सब माइनस में आ जाएगा, बाकी सब माइनस में आ जाएगा। क्लियर है। -1 मीटर -2, कूलम्ब -2 में है तो ये +2 आ जाएगा और न्यूटन -1 हो जाएगा और मीटर -2। सही लिख दिया ना, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, ऐसे समझो, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब जो चीज़ एकदम सही है ना, कुछ गलत तो नहीं लिखवा रहे। हाँ, कूलम्ब स्क्वायर ऊपर जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होगा, नीचे आएगा। क्लियर हुआ। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान जो ये भी बच्चों अपने हवा के लिए ये क्या है, अपने हवा यानी हवा बोलो या निर्वात बोलो, फ्री स्पेस बोलो, जो भी बोलो, ये भी अपना क्या है, फिक्स वैल्यू निर्वात के लिए ही है। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो F12 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, के मान को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी एक स्वरूप ऐसे पकड़ सकते हो आप लोग, हाँ क्या ना बोलो, Q1 × Q2 डिवाइड बाई क्या, R का स्क्वायर। तो ये भी एक स्वरूप है। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ बच्चों। ये आ गया न्यूटन। के की वैल्यू डायरेक्ट रखो, एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो 4 पाई फिर रखो, मतलब लिखने का एक तरीका जस्ट बताया और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ। तो अब यही बता रहा था, तो अपना जो F12 है अगर उसको सदिश स्वरूप में लिखोगे तो तब अपने मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे। अभी नॉर्मली ऐसे में अगर मैं मान के हिसाब से बात कर देता हूँ, चलो पहले तो ये जो अपना क्या होगा, मान मैग्नीट्यूड वाइज यानी मान के हिसाब से क्या हो समान, मतलब भाई तू अगर 5 न्यूटन का इसके ऊपर लगाएगा तो ये भाई साहब भी 5 न्यूटन का इस तरफ लगाएंगे, बस एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो इसीलिए यहाँ क्या आता है, माइनस साइन आ जाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हुआ, यस। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एक्शन रिएक्शन, जितना आप एक्शन करोगे उतना ही उल्टा क्या होगा, रिएक्शन मिलेगा। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी यहाँ फॉलो किया और इसी को मैग्नीट्यूड वाइज लिख देते हैं, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। मैग्नीट्यूड वाइज लिख दोगे यानी मोड में लिख दोगे,
तो अपना क्या हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। क्लियर हुआ बच्चों? अभी तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, निर्वात का परावैद्युतांक क्या है, माध्यम में परावैद्युतांक क्या होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट फटाफट लो, इस साइड का इरेज करके आगे बताऊँगा, चलेगा। 49 मिनट का ही वीडियो बना है, काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने बता दी, कोई मजाक मस्ती तो चल नहीं रहा है यहाँ पे, बराबर। तो स्क्रीनशॉट आई होप ले लियो, मैं भी एक ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट प्यारा सा। चलो बहुत बढ़िया। तो मिटा देता हूँ आगे। क्लियर है? डायग्राम मिटा रहा हूँ। हाँ, डायग्राम थोड़ा सा रहने दो, उससे वैसे कोई आवश्यकता तो इतना नहीं है। अब वहाँ से वैल्यू से बढ़ते हैं के की वैल्यू से। क्लियर है? आर भी मिटा देता हूँ यार, क्या ही जरूरत है। चलो, तो अब देखो, अपसाइलेंट नोड में बोला निर्वात का परावैद्युतांक। क्लियर है बच्चों? डायग्राम दो ले लेते हैं, तब बहुत बढ़िया मज़ा आएगा अभी। तो कूलम का नियम आई होप सब लोग को समझ आ गया होगा। परिभाषा मैंने बता दिया, परिभाषा को आपको रिलेट भी कर दिया, क्या लिखा मैंने क्या नहीं। क्लियर है? अब देखो, एक्चुअली ये जो के होता है, के ऊपर ही अभी बात करने वाले। क्लियर है? दो ले लेते हैं, एक छोटा सा चार्ज लिया, एक दूसरा सा चार्ज लिया। इन दोनों के बीच का दूरी बच्चों क्या है? आर है। क्लियर है? आर है। क्लियर है? ध्यान से समझना, आर है। अब ये दोनों धन आवेशित है, अभी सोच के ही चलो, ऋण आवेशित नहीं समझ सकते, अब आकर्षण बल आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कोई एक दूसरे के ऊपर जो भी एक बल लगा रहे हो, तो आपको पता ही है क्या होगा बच्चों, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई क्या होगा, आर का स्क्वायर। ये मान लेते हैं हवा में बात करें, मतलब निर्वात में भी बात करें, हवा, निर्वात, शून्यावकाश जो भी हो वही। अब यही इसका एक आवेश मान लेते हैं Q1 है, और इसका आवेश का मान कितना है, Q2 है। और यही दूसरे का चीज़ को ले रहे हैं Q1, सेम सेम चीज़ है, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं अभी भी। क्लियर है? और यहाँ के आवेश को F0 मान लेते हैं, F0 शून्यावकाश के लिए। अब ये कोई माध्यम है, कोई भी माध्यम, पानी मान लो, पानी का माध्यम है। अब ये खेल पानी के अंदर चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, पानी का माध्यम है। और ये कौन सा, हवा का माध्यम है। क्लियर है? तो पानी का माध्यम है, और एक दूसरे से दूरी क्या है, आर ही है दूरी इनकी। क्लियर है? तो यहाँ भी बल क्या लगेगा, के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सर सेम दिख रहा है? यस सेम दिख रहा है, बट अभी अंदर की बात है। के क्या बोला था बच्चों, के का मान माध्यम पे निर्भर करता है, तो माध्यम पे निर्भर करता है। तो बच्चों यहाँ जो के होगा ना, ध्यान से आपसे समझना, इन MCQ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉजिकली भी आप बोल सकते हो, ऑरल में भी कोई ऐसे पूछ सकता है वाइवा में। ये आएगा 4 पाई अपसाइलन नॉट, ई नॉट आएगा। बट बच्चों यहाँ जो के होगा 4 पाई अपसाइलन ही आएगा। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे m, हालांकि स्मॉल अपसाइलन ही लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ किसी भी माध्यम का, इसको लिखना किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक। क्लियर हुआ बच्चों? नहीं क्लियर होगा, अभी तो मैं बता ही रहा हूँ। तो यहाँ लिखा अपसाइलन m लिखा है, या तो अपसाइलन भी नॉर्मल बहुत सारे अपसाइलन लिखा होगा तो भी घबराना मत, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये अपसाइलन m जो मैंने लिखा है स्मॉल m इसलिए लिखा हूँ मीडियम का। और यहाँ FM क्यों लिखा हूँ बच्चों, किसी माध्यम पर, किसी माध्यम में लगने वाला बल, और यहाँ शून्यावकाश में इसीलिए नॉट से दर्शाया। ये होता है बच्चों अपसाइलन नॉट इंटू अपसाइलन इंटू आर। अब ये आर सर फिर से एक नया चीज़ आ गया बच्चों, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं यार, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस थोड़ा न्यू टर्म्स आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपसाइलन ये आर को बोलते हैं सापेक्ष, क्या बोलते हैं, सापेक्ष परावैद्युतांक, सापेक्ष परावैद्युतांक। क्लियर है? सापेक्ष परावैद्युतांक बोलते हैं। क्लियर है? मेरे ख्याल से मिटा देना चाहिए, हाँ कोई नीड नहीं है। सापेक्ष परावैद्युतांक इसको कहा जाता है। क्लियर है? इतना मैं मिटा के आगे बढ़ता हूँ ताकि हाँ मैं बता सकूँ आपको कितना मिटाना चाहिए। के तो बता दिया, मान की माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। हाँ चलो, हाँ इतना रहने देते हैं। तो ई आर लिख दिया। तो अब जो बच्चों ये जो के यहाँ के आएगा ना, ये एक्चुअली के कैसा होगा पता है, 1/4 पाई बच्चों सिग्मा m और अपसाइलन m और अपसाइलन नॉट अपसाइलन r लिख रहे थे। तो यहाँ बच्चों ई एम
और इसको ई आर लिखेंगे आप, क्लियर है। तो ई एम की वैल्यू आपने लिख दी ई नॉट इंटू क्या है, ई आर है। तो अब देखो क्या अब दोनों में परिवर्तन है, यस, दोनों का के क्या हो गया, बदल गया। और मैंने साफ साफ लिखा था कि के क्या होते हैं, माध्यम पे निर्भर करता है। क्या सर ये, अरे यार ये क्या लिख दिया, सॉरी यहाँ नॉट आएगा, हाँ ई एम अपसाइलन एम की वैल्यू मैंने लिखा ई नॉट इंटू ई आर, तो ई नॉट इंटू ई आर क्या बदल गया, हाँ माध्यम की वजह से बदल गया। तो अब है क्या खेल, एक्चुअली ये है बच्चों, यहाँ भी थोड़ा बड़े से लिख के आपको बढ़िया से समझाता हूँ। आर स्क्वायर के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, यहाँ भी अपसाइलेंट आर है इंटू ई आर है, हाँ सर है, बट सर वहाँ तो दिख नहीं रहा था ना, आपने दिखा रहा है, यस, क्योंकि शून्यावकाश या तो हवा में या तो निर्वात के लिए बात करोगे तो ई आर की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है बच्चों, 1 होती है। क्लियर हुआ। अब मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, अभी वो चीज़ें आपको यहाँ मैंने दिखा दी, इसीलिए मैंने बोला ये फॉर्मूला तब तक ई नॉट तब तक आएगा जब तक शून्य अवकाश की बात कर रहे हैं और निर्वात की बात कर रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं। वैसे भी आपके सारे केसेस इसी में निपटने वाले हैं। इसमें से जो एक फॉर्मूला निकालूंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपको अलग तरीके से पूछ सकता है, बट आपको बेसिकली यही पूरा काम आने वाला है। के की वैल्यू वही रहेगी, मतलब जब तक शून्य अवकाश, मतलब खेल आपका वही रहेगा, आपको एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं। तो अपने ई एम क्या लिखते थे बच्चों, यहाँ दिख रहा है साइड में, जस्ट अ सेकेंड, बढ़िया से दिख रहा है, इतना जगह है मैं क्यों डर रहा हूँ फालतू का, यहाँ तो काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। हाँ, तो जो ई एम है वो ई एम मेरा क्या है, ई नॉट इंटू ई आर है, बोलो हाँ के ना। शून्य अवकाश के लिए क्या हो गया, ई आर की वैल्यू 1 हो गई, तो ई एम इज इक्वल टू क्या, ई नॉट हो गया यार। तो बस अगर किसी माध्यम के लिए हम ई एम लिखते हैं, मैं भी यहाँ भी लिख सकता हूँ किसी भी माध्यम के लिए क्या ई एम लिख सकता हूँ, क्लियर। इन दोनों के बदले क्या लिख सकता हूँ, ई एम लिख सकता हूँ, और ई आर तो 1 हो गया, क्यों, क्योंकि शून्यावकाश है, क्लियर। तो एक्चुअल में किसके बराबर आता है, ई नॉट के बराबर ही आता है। इसके लिए शून्यावकाश में सीधा आपने क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, आपने देख लिया ई एम। अरे पहले आप यही फॉर्मूला लगा दो, किसके लिए, ये लिखे हो ना आप किसी भी माध्यम के लिए, तो माध्यम अभी यहाँ हवा है, हवा आ गया सर, ये ले लो ई नॉट इंटू ई आर। हवा के लिए ई आर की वैल्यू जो सापेक्ष पराविद्युतांक है वो 1 होता है, तो ई एम इज इक्वल टू क्या, ई नॉट आ गया, तो यहाँ ई नॉट इंटू ई आर में ई आर तो 1 हो गया, तो एब्सोल्युटली उसके लिए क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इससे फ़र्क क्या पड़ता है सर, परावैद्युतांक बढ़िया से आपको समझाता हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल में, हालांकि पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा अभी, नहीं तो काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं इसमें भी, डायग्राम के साथ विद्युत क्षेत्र के साथ आपको समझा सकता हूँ, बट उसको रहने दीजिए, अभी कोई नीड नहीं। चलो, तो ये आप चीज़ें समझ गए, ये कब फॉर्मूला आएगा, और ठीक है यहीं लिख देते हैं, और इसमें ये कब आएगा, सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होगी, मतलब सॉरी हाँ, ये वाला कब आएगा आपका और ये वाला कब आएगा, आप चीज़ें समझ गए। तो परावैद्युतांक क्या होता है बच्चों, मान लीजिए विरोध करता है, किसका विरोध करता है सर, तो विरोध कुछ नहीं करता क्या बोल देता हूँ मैं भी, विरोध करता क्या है बच्चों, जो इन दोनों के बीच में बल लग रहा था, या तो आकर्षण हो सकता है या तो अपाकर्षण हो सकता है बच्चों, इसी में रुकावट वाले काम करने का इसका है, क्लियर है। मतलब जो इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत मतलब बातचीत टाइप का नहीं, मतलब जो एक दूसरे को प्रभाव डाल रहे थे उस प्रभाव को ये कम करता है, या तो ज़्यादा करता है, ज़्यादा कैसे कब हो रहा है, कम कब हो रहा है, वो भी समझते हैं अभी। विद्युत धारा में आप लोग पढ़े होंगे, विद्युत चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी रुकावट के लिए आप एक शब्द लाए थे प्रतिरोध, और प्रतिरोध का सिंपल मीनिंग होता है बच्चों बाधा डालना, वहाँ विद्युत के लिए बात कर रहे थे। वैसे ही अगर इन दोनों चित्र में आप देखोगे, जब एक दूसरे को अपाकर्षण करेंगे, दोनों को हमने धन आवेश माना है, ये एक दूसरे को जब अपाकर्षण करेंगे तो मतलब ये एक दूसरे को पर बल लगाएंगे, यहाँ भी एक दूसरे पर बल लगाएंगे, क्लियर है। तो होता क्या है, ये जो एक दूसरे को ऊपर इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे इंटरेक्शन, उसमें बाधा डालती है परावैद्युतांक का मान, क्लियर है। तो परावैद्युतांक सिंपली ये होता है, क्लियर है। अब देखो जो ई नॉट है बच्चों, वो तो आपको पता है, ये ना मान मैंने लिखा हुआ है 8.85 गुणा 10⁻⁻12, और आप किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक लोगे, क्लियर है, तो इसके ये मान आपका क्या है, मिनिमम मान है। क्या मान है बच्चों, मिनिमम में सबसे निम्नतम मान जो है अपना यही है, क्लियर है। अभी समझा दो, कहने का मतलब है मेरा, किसी भी माध्यम का कभी भी आप परावैद्युतांक का मान देखोगे, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक, वो मान शून्य अवकाश
यानी ई नॉट के कंपेरेटिवली क्या होगा, बड़ा होगा। अभी इसका प्रभाव आराम से समझ आएगा आपको। ई एम हमेशा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू ई नॉट, मतलब ई नॉट जो ये मान किसके लिए बच्चों, हवा या निर्वात या शून्यावकाश के लिए ये मान सबसे कम है। मतलब पानी में गए हो तो ई नॉट ई एम क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। क्लियर है, ई एम क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। और एक चीज़ समझो, ई एम इज इक्वल टू ई नॉट है, शून्यावकाश के यहाँ ई एम लिखने का कोई मतलब नहीं। क्लियर है। तो जैसे ही आप किसी माध्यम के लिए बात करोगे तो माध्यम के लिए क्या इस तरीके से हम बात करेंगे। क्लियर है। तो बच्चों ई नोट का मान फिक्स है, ई नोट का मान क्या है, फिक्स है 8.85 गुना 10⁻12। तो ये ई आर है ना, कभी एक नहीं हो सकता। ये सिर्फ हवा या निर्वात या शून्यावकाश कहें तभी एक होगा, अदरवाइज ये एक से ज़्यादा होगा। तो भाई साहब अगर यहाँ तुमने 2 घुमा दिया तो 2 गुना 8.85, 3 घुमा दिया तो 3 गुना 3.1, 3.5, कुछ भी यार की वैल्यू हो, मतलब जो सापेक्ष परावैद्युतांक है वो एक नंबर है सिर्फ। अभी समझ आएगा, सिर्फ वो एक क्या है, नंबर है। एक किसी भी ये जो ई नॉट है किसी भी नंबर से गुणा होगा तो ई एम हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो मैंने साफ साफ लिख भी दिया यहाँ बच्चों कि ई एम हमेशा ई नॉट से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब शून्यावकाश निर्वात में जो ई नॉट यानी ई नॉट जो है वो ई एम ही है, तो उसका जो मान है वो किसी भी दूसरे माध्यम के लिए क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। समझ आया। तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है, इससे प्रभाव आपका ये पड़ता है, देखो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई क्या आएगा बच्चों, R का स्क्वायर। क्लियर है। और यही 1/4 पाई, और डिस्टर्बेंस ना हो, पानी चालू हो गया पता नहीं कहाँ से। यहाँ क्या ई एम Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। रिलेशन दिख रहा होगा आपको कि F जो है विलोमानुपाती है ई नॉट के, F जो है विलोमानुपाती है M के। कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये सबसे कम है, ये दोनों विलोमानुपाती है। विलोमानुपाती का मतलब क्या होता है यार, समानुपाती विलोमानुपाती, आई होप सबको पता ही हो, नहीं तो पता। ये समानुपाती है और ये विलोमानुपाती है। समानुपाती में तुम जैसा काम करोगे हम भी वैसा काम करेंगे, तुम बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, तुम घटोगे तो हम भी घटेंगे। बट इनमें ऐसा रिलेशन नहीं है। B अगर बढ़ेगा मतलब ज़्यादा होगा तो A घटेगा, B घटेगा तो A बढ़ेगा। आई होप सबको पता हो। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को मैंने फेस किया है जिनको समानुपाती विलोमानुपाती नहीं पता होता है। 12th स्टैंडर्ड तक में भी ट्यूशन्स वगैरह में दिखते रहते हैं बच्चे, तो इसीलिए बता दिया जस्ट आपको कि आप में से भी कोई ऐसा ना हो। तो बच्चों अभी ई एम और ई नोट को हमने कंपेयर किया तो ई नोट हमेशा क्या रहेगा, कम। भाई अगर ये वाला वैल्यू हमेशा कम रहेगा तो बल जो है एफ नोट पे, एफ नोट मतलब कि शून्यावकाश में वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। और ये ई एम क्या है, ज़्यादा है, इसके कंपेयर में ज़्यादा है, तो ये बल हमेशा क्या लगेगा, कम लगेगा किसी माध्यम में। तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, इसको एकदम छाप लो कि शून्यावकाश में लगने वाला बल हमेशा ज़्यादा होगा किसी भी माध्यम के अपेक्षा लगने वाला बल। मतलब यही खेल दो, अब केरोसिन, पानी, ग्लास, जहाँ लेना है ले जाओ बच्चों। यहाँ जो अपाकर्षण या आकर्षण बल लगेगा जितने मान का, उससे ज़्यादा मान का बल कभी दूसरे माध्यम में लग नहीं सकता। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। मेरी बातें आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, फिक्स है क्लियर हो ही रहोगे, नहीं तो वीडियो दोबारा देखना। पता चला। तो इसका वैल्यू कैसे, तो जैसे जैसे माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ता बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वहाँ पे जो आकर्षण हो या अपाकर्षण वाला बल जो है हमेशा क्या होगा, घटते जाएगा। क्लियर हुआ। तो स्टेटमेंट क्या बैठी, दो चीज़ें आपको याद रखने लाइन। शून्यावकाश निर्वात या तो हवा में जो परावैद्युतांक का मान है ई नॉट किसके इक्वल है, ई एम के इक्वल है, बिकॉज ई आर तो 1 है। तो ई नॉट सबसे कम मान है, मतलब शून्यावकाश का परावैद्युतांक का मान सबसे क्या है बच्चों, कम है, मतलब सबसे कम वही वैल्यू है। क्लियर है। फिर ओ वैल्यू क्या है, सबसे कम है। तो अगर ये सबसे कम ई नॉट है तो बल सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा, शून्यावकाश में लगेगा। और किसी भी माध्यम में जाओगे तो स्टेटमेंट याद रखना, और किसी भी माध्यम से जाओगे तो शून्यावकाश के कंपेरेटली यानी उसके सापेक्ष में जो लगने वाला बल है वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। और वहाँ का जो परावैद्युतांक होगा माध्यम का हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये दोनों पॉइंट को प्लीज़ कभी मत भूलना। MCQ शॉर्ट क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकता है आप लोगों को। क्लियर हुआ मेरी बातें। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हो। और यहाँ से एक चीज़ और, ई आर को क्या लिख सकते हो यार, ई आर को ई एम और डिवाइड बाई क्या लिखा जा सकता है, ई नॉट। क्लियर है।
ई आर को क्या लिखा जा सकता है, ई एम डिवाइड बाई ई नॉट। मैंने क्या बोला, ई आर एक नंबर है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मात्रक है नहीं यार, कैसे नहीं होगा। ई नॉट क्या है, शून्यावकाश की प्रवैधुतांक, तो शून्यावकाश की प्रवैधुतांक का कुछ मात्रक होगा, ये मान है किसी। अरे यार ये कॉल्स वगैरह क्यों आ जाते हैं भाई, सॉरी छो कॉल आ गया। हाँ कहाँ गया, हाँ तो ई नोट की भी मान है, उसका मात्रक है, और ई एम भी तो किसी माध्यम का परावैधुतांक की तो है, उसका मान मात्रक है, इसका मात्रक कट जाएगा, और ये जो भी दो न्यूमेरिक वैल्यू होंगे वो दोनों डिवाइड होंगे तो ई आर क्या आएगा, एक नंबर आएगा। तो ई आर का कोई मात्रक नहीं होता, जिसे सापेक्ष परावैधुतांक कहते हैं। और सापेक्ष परावैधुतांक क्या कहता है, आपको समझ पा रहे हो, सापेक्ष परावैधुतांक का मान, ई आर का मान 1 2 3 4, एक तो सिर्फ हवा के लिए होगा, बाकी सब के लिए 1 से ज़्यादा होगा। तो ई आर आपको ये बता रहा है कि आपके कोई भी माध्यम का जो परावैधुतांक का मान है वो हवा के माध्यम के परावैधुतांक से कितना गुना ज़्यादा है, क्योंकि कम नहीं होने वाला, 1 से वैल्यू कम नहीं आएगी। ई आर की वैल्यू 1 है हवा के लिए, तो बाकी सब ई आर की वैल्यू 1 से क्या आएगी, ज़्यादा ही आएगी। तो 2 आया, 4 आया, 5 आया, 10 आया, 20 जितना भी आए तो ये सब इससे गुणा होगा। तो इसने ये ई आर ने ये बताया आपको कि किसी भी माध्यम का जो परावैधुतांक का मान है वो शून्य अवकाश के परावैधुतांक के मान से कितना ज़्यादा है। क्लियर हो गया। और उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि सर ये जितना गुना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, बल कम होगा। क्लियर है। अरे यार 2 गुना हो गया तो ई एम क्या 2 गुना हो गया, तो बल भी क्या होगा 2 गुना घटेगा। किसके कंपेरेटली, शून्यावकाश के कंपेरेटली। अभी नहीं समझ आया, क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पे छोटा सा चीज़ लेके आपको, जिसको दिमाग चलना होगा चल गया होगा। कॉम्प्लिकेट नहीं है बच्चों, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट वे में मैं नहीं ले रहा हूँ, एकदम सिंपल वे में बताने की आपको पूरी ट्राई कर रहा हूँ। चलो F0 और FM का दोनों का है ना डिवाइड में ले लेते हैं बच्चों। क्या ही लिख लेता हूँ सब, किसी को शायद ना समझ आए। क्लियर है बच्चों। ये F0 की वैल्यू ले ली और FM की वैल्यू ये है, डिवाइड में आएगा तो क्या आएगा ऊपर Q1 इंटू Q2, इतना मैथ तो आता ही होगा। और ये नीचे की सारी चीज़ें क्या होगी बच्चों, ऊपर चली जाएंगी। 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। क्लियर हुआ। कटो, आप भी कटो, आप भी कटो, आप भी जाओ, आप भी जाओ, 4 पाई भी जाओ, 4 पाई भी जाओ। तो F0 इज इक्वल टू आ गया मेरे भाई FM डिवाइड बाई क्या बच गया, अरे ऊपर बच गया EM और नीचे क्या बच गया बच्चों, E0 बच गया, EM बटे E0। और EM बटे E0 की वैल्यू बच्चों क्या है, ER है। EM बटे E0 की वैल्यू क्या है बच्चों, ER है। ध्यान से समझना, यहाँ से आपको बढ़िया सा मिलेगा। ER है, क्या है बच्चों, ER है। क्लियर है। और ER है। अब किसी माध्यम में, अब देखो अब तो दिमाग पक्का चलेगा, वहाँ से बातों से नहीं समझ आया तो फॉर्मूला ही सही। तो ER बटे में आएगा, इधर जाएगा तो F0 डिवाइड बाई क्या है बच्चों, ER। लो ये बात सही होनी ही थी। मतलब शून्यावकाश में हमेशा बल ज़्यादा होगा। सेम केस के लिए 2 चार्ज उतने मान के उतने दूरी पे हैं। क्लियर है। ER क्या मैंने बोला, एक नंबर है। ER की वैल्यू मुझे बता दो, शून्यावकाश के लिए, निर्वात के लिए 1 है, तो बाकी सब माध्यम के लिए ER की वैल्यू 1 से ज़्यादा निकलेगी। ओके ठीक है सर, 1 से ज़्यादा है, 2 3 4, मतलब जो भी शून्यावकाश में लगने वाला बल होगा किसी भी माध्यम से क्या होगा, इतना गुना कम होगा। अभी यही तो बोल रहा था। तो बातें वही आ गई ना कि ER की वैल्यू जितनी भी हो, ER हमको यह बतला रहा है कि उस माध्यम का परावैधुतांक का मान शून्यावकाश के परावैधुतांक के मान से इतना गुना ज़्यादा है, तो बल उतना गुना क्या है, कम है। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा, तो ध्यान में इस चीज़ को रखिएगा। और ER क्या है, अपना एक नंबर है। क्लियर हुआ। तो टोटल इतने पॉइंट्स थे अपने कूलम्स के नियम में, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर है। इससे ज़्यादा और कुछ भी मेरे ख्याल से नहीं है। अब कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, कुछ कमियां हैं कूलम के नियम में। एक पहला कमी तो अपना भाई क्या बोलते हैं, यही आ जाता है कि ये जो है बिंदुवत चार्ज के ऊपर, बिंदुवत चार्ज के लिए ही लागू करता है। बिंदुवत चार्ज मतलब, बिंदुवत चार्ज का मतलब बच्चों चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। चार्ज छोटा होने का मतलब कैसे चार्ज छोटा कहलाएगा, ये इन दोनों के बीच की जो दूरी ले रहे हैं ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उन दूरी के कंपेरेटली, दूरी के कंपेरेटली जो चार्ज की साइज़ है ना, आवेश की साइज़, वो बहुत छोटी होनी चाहिए। तो उससे क्या बोलते हैं, बिंदुवत आवेश।
क्लियर हो गया। बट अगर ये एक चौक है, अभी पढ़ोगे आप लोग हिंदी सब, लीनियर चार्ज, ये अगर एक चौक है, इस चौक में पूरे चार्ज फैले हैं, तो उस पर डायरेक्ट आप ये F बराबर ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस है। और ये किसके लिए बच्चों? स्थिर आवेश के लिए। किसके लिए? मतलब आवेश जब अपने स्थिर अवस्था में रहे होंगे तब। वैसे ये चैप्टर ही पूरा आपका स्थिर आवेश पर है, बेसिकली पता ही होगा आप लोगों को। क्लियर है? स्थिर आवेश पर है मतलब पूरा खेल जो है पूरे चैप्टर में आवेश को स्थिर, बैठ जा फिर काम करेंगे, बाद में देखेंगे। गति तो तू थर्ड चैप्टर में लेगा अपने आप को, मतलब अपनी स्पीड जो है पकड़ेगा थर्ड चैप्टर में, अभी वो एक ही जगह पे रुका हुआ होगा। क्लियर है? तो ये कुछ लिमिटेशन से पॉइंट्स बनाकर आप लिख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर होगा। इतना इन डिटेल यार कहीं नहीं मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा हिंदी मीडियम के वीडियो में शायद ही आपको मिल जाए, जहाँ तक मैंने सर्च किया हुआ है। क्लियर है? तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। क्लियर है? अब एक उदाहरण ले लेते हैं, चलो। किसी माध्यम का मान लेता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे भी कोई नहीं, किसी माध्यम का ER 2 है, जो है ले लो, 2 है। इसका अर्थात क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? आप पूरा लिख लेना यार, आप पूरा लिख लेना। क्लियर है? तो चलो किसी माध्यम का यार, भाई मान लो ये 2 चार्ज है, ये रहा दोनों चार्ज, ये भाई साहब Q1 पे है, ये Q2 पे है, इन दोनों के बीच का आर है, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ये हवा में जब थे, ये जब हवा में थे बच्चों, तो जब हवा में थे तो उन पे लगने वाला बल मान लेता F0 था। क्लियर है? अब इसी को किसी माध्यम, वो माध्यम मान लेता हूँ पानी, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे ER की वैल्यू किसकी, पानी की केरोसिन की तो मुझे याद नहीं है, इसीलिए मैंने किसी माध्यम का, इसको हमने क्या कर दिया, किसी माध्यम में ले लिया। यही सेम चीज़ को हमने मान लो पूरा इस सिस्टम को क्या किया, ट्रांसफ़र किया किसी माध्यम में। तो वहाँ पे लगने वाला बल तो सेम नहीं रहेगा एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि परावैद्युतांक आ गया। परावैद्युतांक क्या करता है? विरोध करने का काम करता है। क्या विरोध कर रहा है? अरे तुम जो इंटरेक्शन कर रहे हो, उसी को तो विरोध कर रहा है। तो यहाँ मान लेता हूँ FM, और ER की वैल्यू साफ साफ दी गई, अपने पास फॉर्मूला है। तो मेरे को ये समझ आ रहा है सर कि जब ये शून्यावकाश से किसी माध्यम में गए, यही सेम आवेश सेम दूरी पे, तो इन पे लगने वाला जो बल है, जितना शून्यावकाश में मान था, जितना शून्यावकाश में बल लग रहा था, उस बल का आधा लग रहा है। अब वो बल आधा हो गया, समझ रहे हो? मान लो पहले 10 न्यूटन का बल लग रहा था, यहाँ मान लेते हैं कितने न्यूटन का बच्चों, 10 न्यूटन। अब वो 10 न्यूटन का बल अगर दोनों धन आवेशित मान ले, तो दोनों एक दूसरे को क्या अपाकर्षण कर रहे होंगे, 10 न्यूटन से क्या कर एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे। दो असमान जाति के माने तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, आकर्षित कर रहे होंगे। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ 10 न्यूटन नहीं रहेगा बच्चों, यहाँ 5 न्यूटन हो जाएगा। तो F0 10 से था 2, तो FM मेरा बच्चों कितना आ गया, बोलो जल्दी बोलो, 5 न्यूटन आ गया। तो वही बल घटकर क्या हो गया बच्चों, 5 न्यूटन जितना बल हो गया। क्या क्लियर हुआ तुम्हारी बातें? और यहाँ शून्यावकाश में देखोगे तो EM बराबर E0 रहा होगा, क्योंकि ER तो 1 है, जबकि यहाँ EM क्या हो गया होगा, 2 गुणा E0 हो गया होगा, क्योंकि ER की वैल्यू कितनी आ गई होगी बच्चों, 2, तो 2 गुणा E0, मतलब परावैद्युतांक का मान 2 गुना बढ़ गया, और वही बल 2 गुना क्या हो गया, घट गया। एग्जाम्पल से समझ आ गई। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके MCQ में हो सकते हैं कुछ इस तरह से, या इसका मीनिंग क्या है दिया हो सकता है। जैसे मैंने पूछा कि यार 2 है, इसका अर्थ क्या, मैंने तो आपको अर्थ बताया। शायद ऐसे गणना करने के लिए भी ना बोले, स्टेटमेंट मतलब कथन तरीके से लिखा हो, सही हो गलत हो, ऐसा कोई किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में हो सकता है। आई होप सब वीडियो मेरा क्लियर है, एकदम गजब। वीडियो में कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है चीज़ें। चलो तो ये हो गया। तो एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, देन एंड करते हैं वीडियो को यार, वीडियो को एंड करते हैं। आपके बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ मैं ना एक्सरसाइज का ही बता रहा हूँ। क्लियर है? एक्सरसाइज का एकदम सिंपल है, शायद बच्चे सॉल्व कर भी लेंगे खुद से, मुझे बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब मैं हटता हूँ यहाँ से पॉज करके। फर्स्ट में कुछ नहीं, स्वाध्याय का देख रहा हूँ भाई,
स्वाध्याय का ही प्रश्न देख रहा हूँ। देखो बच्चों, पूछा गया है कि दो चार्ज जो है ना 30 सेंटीमीटर से एक दूसरे से दूर है, मतलब सेपरेट है, वो भी कहाँ पे, हवा पे। इंग्लिश मीडियम की बुक है, थोड़ा पढ़ के बताना पड़ता है और ये याद है वैसे क्वेश्चन तो। हवा में है, क्लियर है, साफ साफ बोल दिया। तो बोल रहा है कि उन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, बराबर, और दोनों ही धन आवेशित है, तो ये तो क्लियर हो गया। पूछा भी होता किस प्रकार का बल लगेगा तो भी बता सकते थे। तो दो आवेश दिया गया है, डायग्राम बना के मैं तो आपको बताऊंगा, जिसको फटाफट MCQ के लिए करना है। ये हमेशा याद रखना, सेंटर से नहीं, सेंटर से लिया जाता है। 30 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, क्या 30 सेंटीमीटर में रखोगे? नहीं बच्चों, 30 सेंटीमीटर में इसको नहीं रखना है, इसको क्या कर देना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो जो भी वैल्यू अपनी आएगी, कितने आएंगे, 0.3/10.3 मीटर, क्लियर है। तो ये 0.3 क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर में आ जाएगी। और बोल रहा है एक का आवेश है 2 × 10⁻⁻7, यहाँ Q1 ला मान लेते हैं, 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और ये Q2 मान लेते हैं 3 × 10⁻⁷। लो पूरा फिगर आपके सामने मैंने ला दिया। बोल रहा है कि इन दोनों के ऊपर फोर्स क्या लगेगा, दोनों के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे होंगे। दोनों धन आवेशित है, मान देख सकते हो, धन आवेशित है तो एक दूसरे के ऊपर आप आकर्षण। 2 अगर 1 है, 2 के ऊपर फोर्स लग रहा है 1 की वजह से। अगर तू इसके ऊपर लगा रहा है तो 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है 2 के वजह से। दोनों में से कोई भी फाइंड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज एक। तो K कूलम के नियम के अनुसार K Q1 × K2 डिवाइड बाय R²। तो F12 K की वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁻9, मिटा दिया है, कोई बात नहीं, 9 × 10⁻9। हवा में बोल दिया है साफ साफ, कुछ भी चेंज होगा तो बता देगा आपको वो, ऐसे तो हवा से हटने वाली नहीं है। तो 2 × 10⁻⁷, और ये Q2 की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों, 3 × 10⁻⁷, ये डिवाइड बाय आ गया R² है 0.3 मीटर का स्क्वायर। तो बच्चों ये F12 आप निकाल लेना, देख लेना, एक बुक में तो दिया ही होगा। आंसर क्या आएगा बच्चों, न्यूटन में आएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा यार। मैंने ट्राई किया है पूरे आपको हिंदी में शुद्ध बताने की, फिर भी मैं भी कहीं ना कहीं अटका हूँ थोड़ा हिंदी में। परावैद्युतांक, परमिटिविटी को परावैद्युतांक बोलने में मुझे भी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है, क्लियर है। तो एग्जाम्पल 1 ले लिए, मैक्सिमम टॉपिक जितना हो सका मैंने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका सदिश स्वरूप और थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की ओर जाएंगे, क्लियर, और वहाँ से और थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड के लायक है, और उसके बाद आगे धीरे धीरे ऐसे जर्नी अपनी बढ़ती रहेगी। ट्राई करेंगे जल्द से जल्द। और प्लीज़ यार, अगर वीडियो देखे पसंद आए तो एक बार कमेंट तो ज़रूर करना, आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। क्लास में तो बच्चे आके बोल देते हैं सर एकदम बढ़िया समझ आ गया, तो इतना अच्छा फील होता है, पर यहाँ तो कोई बोलने वाला है नहीं, तो कमेंट तो एटलीस्ट कर ही सकते हो आप। अपना जो फीलिंग्स है हमारे लिए, आप हमारी टीचिंग को लेकर के आपको कैसा लगा वो चीज़ तो आप ज़रूर जाहिर कर सकते हो, क्लियर है। एंड फाइनल में यही कहना चाहूँगा यार, हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ उनको शेयर करो चैनल को लगभग, तो मैं और कंटिन्यू करूँ वीडियोस लेक्चर्स को। मुझे तो पढ़ाना ही है पूरे अच्छे तरीके से आपको यूट्यूब पे, क्लियर है। देन एंड करें वीडियो को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, फिर इसका कंटिन्यू मैं अपलोड करने की पूरी ट्राई करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। एंड छाप लेना, अच्छा नोट बना लेना, पहली बार नोट बना लेना, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और सब्सक्राइब करना ना भूलना, नए आए हो, और चैनल को शेयर करो। चलो, जय हिंद।